मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर पीएन सिंह आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रो स्टडी IQ पर। तो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है एनिमल टिश्यू। इससे पहले टिश्यू चैप्टर में दो इम्पॉर्टेंट पॉइंट को डिस्कस करना है, एक प्लांट टिश्यू और एक एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू के बारे में ऑलरेडी मैंने डिस्कस कर दिया है अपने पिछले वीडियो में। अगर आप उन वीडियो को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर जा कर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज हम एनिमल टिश्यू के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। एनिमल टिश्यू, एनिमल टिश्यू है क्या? पहले आपको ये समझना है कि टिश्यू है क्या। टिश्यू एक ग्रुप ऑफ सेल्स है जिसका स्ट्रक्चर और फंक्शन समान होता है, यानी समान ग्रुप ऑफ सेल्स जब एक साथ कंबाइन करते हैं किसी स्पेसिफिक फंक्शन के लिए तो उसे टिश्यू कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में समझिए, हमारे घरों में हर 5 लोग हैं, हम लोगों को पांचों का अलग अलग वर्क डिवीजन है। कोई किचन में वर्क करता है, कोई फील्ड में वर्क करके आता है, कोई स्कूल जाता है, कोई दूसरे जगह काम करता है। तो जिस तरह से हमारे एक फैमिली के अंदर 5 मेंबर डिफरेंट वर्क के लिए स्पेशलाइज्ड हैं, उसी तरह से हमारे बॉडी के अंदर भी ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ हैं जो स्पेशलाइज्ड हैं। जैसे कुछ ग्रुप ऑफ टिश्यूज़ हैं जो हमारे रेस्पिरेशन वर्क करता है, कुछ ट्रांसपोर्टेशन वर्क करता है, कुछ जैसे सर्कुलेशन का वर्क करते हैं, कुछ एक्सक्रीशन का वर्क करते हैं। तो ये जो टिश्यू का ग्रुप है वो अलग अलग फंक्शन के लिए स्पेशलाइज्ड होते हैं। उन्हीं स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ को ध्यान में रखते हुए पूरे एनिमल टिश्यू को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया। फर्स्ट है एपिथेलियल टिश्यू, सेकेंड कनेक्टिव टिश्यू, थर्ड है मस्कुलर टिश्यू और फोर्थ है नर्वस टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं वो कवरिंग होते हैं, बॉडी के जो आउटर पार्ट्स होते हैं उसकी कवर करते हैं, या इंटरनल ऑर्गन्स के जो कवरिंग पार्ट होते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर होते हैं, वो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज क्या होते हैं? जैसे ब्लड है, बोन्स हैं, ये कनेक्टिव का वर्क करते हैं, कनेक्शन का वर्क करते हैं। बॉडी के अंदर डिफरेंट पार्ट तक ये दौड़ते रहते हैं और बॉडी के डिफरेंट पार्ट को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करते हैं। तो ये सब कनेक्टिव टिश्यूज हैं। मस्कुलर टिश्यू जैसे मसल्स वगैरह होते हैं जो वर्क करने में हेल्प करते हैं, काम करने में हेल्प करते हैं, चलने फिरने, बहुत सारे वर्क में मस्कुलर टिश्यू वर्क करते हैं। नर्वस टिश्यू जो हमारे स्टुमुली को कोई भी सेंसेशन को क्या करते हैं, कोलेक्ट करके नर्वस टिश्यू कोलेक्ट करते हैं, स्पाइनल कॉर्ड को देते हैं, स्पाइनल कॉर्ड ब्रेन को देता है और ब्रेन जिस तरह का रिस्पॉन्स देता है उसके अनुसार वो मसल्स वर्क करते हैं। तो इस तरह से 4 ग्रुप ऑफ टिश्यूज हैं जिसके 1 बाय 1 करके हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू क्या होते हैं उसके बारे में मैंने पहले ही बता चुके हैं कि ये थीन होते हैं, काफ़ी पतले लेयर के होते हैं, फ्लैट होते हैं, चौड़े होते हैं, जैसा कि मैंने ये पिक्चर दिया है, और एक डेलिकेट लाइनिंग, नाजुक लाइनिंग बनाते हैं। नाजुक लाइनिंग का मतलब बहुत ही सॉफ्ट लाइनिंग। जैसे माउथ का हमारे ऊपरी वाले आप कवर देखेंगे तो ये डेलिकेट लाइनिंग कहलाते हैं, काफ़ी सॉफ्ट कवरिंग, थोड़ा सा भी अगर कुछ लग जाए तो कट जाता है। तो ये डेलिकेट लाइनिंग का फॉर्मेशन करते हैं। इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते हैं, नो इंटरसेलुलर स्पेसेस, यानी एक सेल से दूसरे सेल के बीच का जो गैप होता है वो इसमें नहीं पाया जाता है, यानी इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं होते हैं, यानी काफ़ी कम्पैक्ट सेल होते हैं। और ये एक तरह से सीट के रूप में, चटाई की तरह ये बने होते हैं। इसका जो कहाँ इस बॉडी के पार्ट्स में पाए जाते हैं, आउटर लेयर ऑफ द स्किन, हमारे स्किन के आउटर लेयर में। अब स्किन में 3 लेयर होते हैं। सबसे बाहरी लेयर जो होते हैं स्किन के सबसे बाहरी लेयर, वहाँ पर ये स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यूज पाए जाते हैं। सेकेंड, द लाइनिंग ऑफ माउथ
अभी बताया कि मुंह के ऊपर, जैसे मुंह के जो अंदर की कवरिंग है, उस कवरिंग की जो लाइनिंग होती है, लेयर होती है, उस लेयर में स्क्वैमस टिश्यूज पाए जाते हैं। लाइनिंग ऑफ ब्लड में ब्लड वेसल्स की लाइनिंग, जिसमें ब्लड दौड़ते रहते हैं, उसकी लाइनिंग में स्क्वैमस टिश्यूज पाए जाते हैं। लंग के एल्वुलाई में, लंग्स के अंदर जहाँ गैसों का एक्सचेंज होता है, एल्वुलाई में जहाँ पर गैस एक्सचेंज करते हैं, यानी ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड को हटाया जाता है और वहाँ ऑक्सीजन ला करके उसमें ऐड किया जाता है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बनाया जाता है, वहाँ पर ये स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यूज पाए जाते हैं। किडनी ट्यूब्यूल्स में पाए जाते हैं। किडनी के ट्यूब्यूल्स जहाँ पर फिल्ट्रेशन वर्क होता है, वो भी काफ़ी सॉफ्ट होते हैं और काफ़ी कम्पैक्ट टिश्यूज के बने होते हैं, जिसे स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यूज कहते हैं। तो इन बॉडी के ये डिफरेंट पार्ट में पाए जाते हैं और ये एक सीट प्रोटेक्टिंग का भी काम करते हैं, प्रोटेक्टिव लेयर के रूप में कार्य करते हैं, यानी कि ये कवरिंग लेयर समझिए, कवरिंग लेयर के रूप में वर्क करते हैं। इसका फंक्शन क्या है स्क्वैमस टिश्यूज का? जो एपिथेलियल सेल्स का सबसे इम्पॉर्टेंट कहें तो ये टिश्यूज है। प्रोटेक्ट्स पार्ट्स फ्रॉम जर्म्स इन इंजरी, हमारे बॉडी के पार्ट्स को किसी इंजरी से बचाता है। दूसरा चीज, जैसे स्किन क्या है, किसी इंजरी से बचाता है, या दूसरे जो कोई जर्म्स वगैरह, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म का अगर अटैक होता है हमारे बॉडी के ऊपर, या इन्वायरमेंटल जो चेंज होते हैं उसका भी इफेक्ट इसके ऊपर पड़ता है। तो स्क्वैमस इस शेप के होते हैं जो मैंने दिखाया है, ये देखिए किस तरह से, और इसमें सेल है और सेल के अंदर न्यूक्लियस पाए जाते हैं। एक सेल के अंदर एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है, यानी यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। सेकेंड, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज। क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू में देखें कि क्यूब के आकार की ऊपर की तरफ स्ट्रक्चर है, लेकिन बाहर से देखने पर ये किस तरह का दिखाई देता है? स्क्वायर की तरह दिखाई देता है। ऊपर से क्यूब स्ट्रक्चर, नीचे से आपको जब साइड से देखते हैं तो ये स्क्वायर के रूप में दिखाई देता है। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? क्यूबॉइडल टिश्यूज, क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यूज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? फाउंड इन किडनी ट्यूब्यूल्स, किडनी के ट्यूब्यूल्स में भी पाए जाते हैं ये, एंड इन ग्लैंड्स। हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारे ग्लैंड्स हैं, अप्रोक्सीमेटली 10 ग्लैंड्स हैं, और सभी ग्लैंड्स में ये पाए जाते हैं। इनका वर्क क्या होता है? मैकेनिकल सपोर्ट, यानी जो वर्क हो रहा है उसमें सपोर्ट करना, साथ साथ ये सेक्रीशन का भी काम करते हैं। ये क्यूबॉइडल टिश्यूज जो है एक तरह से केमिकल्स के सेक्रीशन का भी वर्क करते हैं। अब थर्ड, कॉलुमनर एपिथेलियल टिश्यूज। जो कॉलुमनर, क्लियर है, कॉलम मतलब लंबे, पिलर लाइक स्ट्रक्चर, ये काफ़ी लंबे लंबे स्ट्रक्चर वाले होते हैं, यानी टॉल पिलर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। और ऊपर की तरफ आप देखते हैं कहीं कहीं कॉलुमनर सिलिएटेड हो जाते हैं, तो जब सिलिया इसमें आ जाता है तो उसको सिलिएटेड कहते हैं। तो यहाँ पर देखें कि ये लंबे लंबे जो सेल्स हैं, ये सेल्स जो होते हैं इसका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है। जैसे ये पहले पाए कहाँ जाते हैं, मिलते कहाँ हैं? तो लाइनिंग ऑफ स्टोमक, स्टोमक के जो अंदर की लाइनिंग होती है उसमें पाए जाते हैं कॉलुमनर एपिथेलियल टिश्यूज। इंटेस्टाइन के लाइनिंग में पाए जाते हैं जहाँ पर डाइजेशन का वर्क होता है इंटेस्टाइन में। एंड ऑल्सो प्रेजेंट इन सैलिवरी ग्लैंड, सैलिवरी ग्लैंड्स में भी पाए जाते हैं कॉलुमनर एपिथेलियल टिश्यूज। स्वीट ग्लैंड्स में भी पाए जाते हैं, और टीयर ग्लैंड्स, आंसू, जहाँ पर आंसू ग्लैंड होते हैं, जहाँ से आंसू निकलती है, वहाँ पर भी ये पाए जाते हैं। यानी स्वीट ग्लैंड्स, सैलिवरी ग्लैंड्स, टीयर ग्लैंड्स में कॉलुमनर एपिथेलियल टिश्यूज पाए जाते हैं, और ये पिलर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, काफ़ी लंबे लंबे सेल्स के बने होते हैं। इनका वर्क क्या होता है? मैकेनिकल सपोर्ट एंड एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। इनका काम है मैकेनिकल, जो भी बॉडी के अंदर वर्क हो रहा है उस वर्क को सपोर्ट करना, उस सिस्टम को सपोर्ट करना, साथ साथ जो डाइजेशन के द्वारा जो फूड मटेरियल्स
आए हैं उसको एब्जॉर्ब करने का भी काम ये कोलुमिनर एपिथेलियल टिश्यूज करता है। फोर्थ है स्ट्रेटिफाइड, या स्ट्रिएटेड भी कहा जाता है, या स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज। स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज एक तरह से एक्वामस का ही मॉडिफाइड रूप है। इसमें ये पाया कहाँ जाता है, ये स्किन एपिथेलियल आर अरेंज्ड इन मेनी लेयर्स। जब स्किन के जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं जहाँ पर काफ़ी नंबर्स ऑफ लेयर्स प्रेजेंट होते हैं और वहाँ पर ये स्ट्रेटिफाइड पाए जाते हैं और प्रिवेंट वियर एंड टियर। वियर एंड टियर का मतलब होता है जैसे कट फट जाता है उस जगह को ये रिपेयर करने में हेल्प करते हैं, स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज। नेक्स्ट सिलिएटेड। सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यूज जो है ये क्यूबॉइडल और कोलुमिनर दोनों का मॉडिफाइड रूप है, लेकिन ये फ्री सरफेसेस बियर सिलिया, इसके ऊपरी सरफेसेस पर जैसे क्यूबॉइडल के ऊपर अगर इस पर सिलिया पाया जाए या कोलुमिनर में अगर सिलिया पाया जाए तो दोनों में अगर क्यूबॉइडल और कोलुमिनर दोनों में अगर सिलिया पाया जाता है तो उसको सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यूज कहते हैं। सिलिया का फंक्शन क्या होता है, फॉर्म्ड लाइनिंग ऑफ द ट्रैकिया, ये ट्रैकिया के लाइन में पाया जाता है, और विंड पाइप। जैसे सांस लेते हैं हम लोग, नाक से सांस लेते हैं तो सांस कहाँ चली जाती है, जो एयर चला जाता है रेस्पिरेशन के द्वारा वो सबसे पहले विंड पाइप में जाता है, विंड पाइप से ही लंग्स में जाता है। तो विंड पाइप में भी सिलिएटेड एपिथेलियल टिश्यूज पाए जाते हैं। नेक्स्ट है ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यू जो है ये कोलुमिनर एपिथेलियल का मॉडिफाइड रूप है। मॉडिफाइड कोलुमिनर एपिथेलियल टिश्यू का जो ग्लैंडुलर मतलब ग्लैंड के जैसे है, कोलुमिनर ये देखें, जब इसमें ग्लैंड डेवलप कर जाते हैं तो उसको ग्लैंडुलर कहते हैं। स्पेशलाइज फॉर सेक्रीशन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस, ये ग्लैंडुलर जो होते हैं वो स्पेशलाइज्ड हो जाते हैं, यानी इसी में कोलुमिनर के अंदर ही स्पेशलाइज्ड टिश्यूज का डेवलप हो जाते हैं जिसके कारण कुछ केमिकल सब्सटेंसेस का सेक्रीशन करने लगते हैं। इंटेस्टाइन ऑफ वेरियस ग्लैंड्स, इंटेस्टाइन में ये पाए जाते हैं और बहुत सारे ग्लैंड्स हैं जहाँ पर सेक्रीशन होता है, इंटेस्टाइन में भी सेक्रीशन होता है और बहुत सारे ग्लैंड्स हैं जहाँ पर सेक्रीशन होता है, वहाँ पर ये कोलुमिनर का एडवांस रूप जिसको कह सकते हैं या मॉडिफाइड रूप ग्लैंडुलर एपिथेलियल टिश्यूज पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हुआ हमारा एपिथेलियल टिश्यूज। एपिथेलियल टिश्यूज में 4 एक्सक्वामस, क्यूबॉइडल, कोलुमिनर और स्ट्रेटिफाइड का 1 बाय 1 करके हमने सिलिएटेड और ग्लैंडुलर का 1 बाय 1 करके हमने डिस्कस किया। अब हम सेकेंड पॉइंट कनेक्टिव टिश्यू के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, इसको इरेज करते हैं। तो कंटिन्यू करते हैं कनेक्टिव टिश्यू। अभी हमें आपने एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ा, अब हम कनेक्टिव टिश्यू के बारे में डिस्कस करें। कनेक्टिव टिश्यू क्या है, ये बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक कनेक्ट करते हैं। ये टिश्यूज जो है एक दूसरे को कनेक्ट करते हैं, जिसमें से ब्लड जो है कनेक्टिव टिश्यूज है, एरियोलर टिश्यू कनेक्टिव टिश्यू है, बोन्स कनेक्टिव टिश्यू है चूँकि बोन्स यहाँ से लेकर पैर तक एक पूरे बॉडी को कनेक्ट करता है। कार्टिलेज जो हमारी कान नाक की हड्डियां हैं, हड्डी जैसी दिखाई देती है, ये कार्टिलेज कहलाती है, ये भी एक कनेक्टिव टिश्यूज है। और लास्ट हमारा एरोलर टिश्यूज के बाद कार्टिलेज एडिपोज टिश्यू, ये आपका एडिपोज टिश्यू, एडिपोज कनेक्टिव टिश्यू। तो ब्लड आप जैसे जानते हैं कि ब्लड क्या होता है, पूरे बॉडी के अंदर दौड़ते रहता है वेसल्स में, चाहे वो आर्टरीज हो या वेन्स हो, उसमें दौड़ते रहते हैं। उसके साथ साथ ब्लड के साथ बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, फूड मटेरियल्स, ऑक्सीजन मूव करते रहते हैं। और ब्लड हमारा 4 कंपोनेंट से बना है, एक प्लाज्मा, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और ब्लड प्लेटलेट्स। सारे जो सेल्स हैं ब्लड के जो कंपोनेंट्स हैं सबका अपना फंक्शन है
और कंबाइन करके ब्लड का जो है कनेक्टिव टिश्यू के रूप में काम करना है। तो ब्लड एक तरह का फ्लूइड है और एक इम्पॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यूज़ है जो बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक दौड़ते रहता है, रन करते रहता है, मूव करते रहता है, जिसके कारण हम लोग जिंदा हैं, चाहे कोई भी जीव जिंदा रहती है। तो ये फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यूज़ है। इसमें प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स पाए जाते हैं। प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन्स, साल्ट और हार्मोन्स पाए जाते हैं। ब्लड ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है बॉडी से एक पार्ट से दूसरे पार्ट्स तक, यानी पूरे बॉडी के अंदर ब्लड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, जिसके साथ ब्लड के साथ बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड, सारे जो वेस्ट मटेरियल के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स भी मूव करते रहते हैं। तो ये ब्लड एक इम्पॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यूज़ है। सेकेंड आते हैं बोन। बोन हमारे पूरे बॉडी में फैला हुआ है। पूरे बॉडी में बोन फैले होते हैं और बोन एक फ्रेमवर्क बनाता है जिसके कारण बॉडी का शेप हम लोग गेन करते हैं। जैसे हम मनुष्य का एक अपना शेप होता है, ह्यूमन बीइंग्स का अपना शेप होता है, हाथी एलिफेंट का अपना शेप होता है, घोड़ा हर्ष का अपना शेप होता है, हर जीव की अपना शेप होता है, क्योंकि वो एक फ्रेमवर्क, जो बोन्स के फ्रेमवर्क बने होते हैं, उसी फ्रेमवर्क पर, बोन्स के फ्रेमवर्क पर ही डिपेंड करते हैं। तो बोन्स जो है ये फ्रेमवर्क बनाता है, साथ साथ ये नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यूज़ का बना होता है। ये कभी भी बोन को आप मोड़ नहीं सकते, मोड़ेंगे तो टूट जाएगा। तो बोन्स नॉन फ्लेक्सिबल टिश्यूज़ के बने होते हैं। इसमें हार्ड मैट्रिक्स पाए जाते हैं, काफ़ी हार्ड मैट्रिक्स, कंप्रेस्ड मैट्रिक्स पाए जाते हैं। यानी मैट्रिक्स क्या होता है? सेल के अंदर जो गैप होता है वो नहीं पाया जाता, इसमें काफ़ी कंपैक्ट होता है। क्यों कंपैक्ट होता है? क्योंकि कैल्शियम और फास्फोरस के कंपाउंड इस मैट्रिक्स में सीमेंटिंग रूप से भर दिए जाते हैं, जिसके कारण ये काफ़ी हार्ड हो जाता है और एक फ्रेमवर्क तैयार करता है जिसके आधार पर हम लोग चलते फिरते, घूमते, हाथ फैलाते, कहीं भी सर अपना घुमाते, ये बॉडी बोन्स पर ही डिपेंड करता है। अब यहाँ देखते हैं बोन्स में दो तरह के होते हैं। जैसे बोन्स को बोन से कनेक्टेड, बहुत सारे बोन्स हमारे बॉडी के पार्ट्स में हैं जो हाथ को एक दूसरे बोन्स को दूसरे बोन से जोड़ता है। अगर बोन को जोड़ता है तो ये काफ़ी इलास्टिक होता है, लिगामेंट कहलाता है। अगर बोन को मसल्स के साथ जोड़ता है तो उसको टेंडन्स कहते हैं। तो इस तरह से हमारा बोन जो है एक फ्रेमवर्क देता है विथ टेंडन्स एंड लिगामेंट्स के साथ, और ये पूरे बॉडी का शेप प्रदान करता है। ये भी एक इम्पॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यूज़ है। सेकेंड, कार्टिलेज। अभी बताया मैंने कि कार्टिलेज क्या होते हैं कि सॉफ्ट बोन ही होता है, बोन ही की तरह दिखता है, लेकिन इसमें जो मैट्रिक्स होते हैं वो काफ़ी लूजली पैक्ड होते हैं, यानी वाइडली स्पेसेस, काफ़ी स्पेसेस होते हैं इनके मैट्रिक्स में, जिसकी वजह से आसानी से इसे मोड़ सकते हैं, घुमा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, टर्न्स कर सकते हैं, और काफ़ी मुलायम भी दिखाई लगता है छूने के बाद। आप छू करके कान को देखिए, नाक को देखिए, किसी तरह से मोड़ सकते हैं। तो ये काफ़ी वाइडली स्पेसेस होने के कारण आसानी से इसे मोड़ सकते हैं, और इसमें जो मैट्रिक्स होते हैं उसमें, इसके मैट्रिक्स में प्रोटीन और शुगर्स भरे रहते हैं, जिसके वजह से ये काफ़ी लूजली पैक्ड होता है, यानी ये आसानी से इसके टर्न कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। जबकि इसमें कैल्शियम और फास्फोरस के कंपाउंड्स भरे रहते हैं, ये सीमेंटिंग मटेरियल की तरह कार्य करता है, जबकि ये सीमेंटिंग मटेरियल की तरह काम नहीं करता, ये सॉफ्ट वर्क करने में हेल्प करता है। कहाँ कहाँ पाए जाते हैं कार्टिलेज हमारे बॉडी के अंदर? नोज में पाए जाते हैं, नाक में, ईयर्स में, ट्रैकिया में, लैरिंग्स में पाए जाते हैं। लैरिंग्स, फेरिंग्स, ये कार्टिलेज पाए जाते हैं। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यूज़ है। नेक्स्ट है एडिपोज टिश्यू। एडिपोज टिश्यू स्किन और इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में पाए जाते हैं, जहाँ पर काफ़ी मात्रा में फैट ग्लोब्यूल्स डिपॉजिट रहते हैं, यानी फैट जमा हो जाता है। जैसे मोटे लोग जो होते हैं उनके जो फैट जमा हो जाते हैं, इन्हीं बिटवीन स्किन एंड इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में जमा हो जाते हैं। वर्क क्या है? ये इंसुलेटर का काम करता है।
मतलब इंसुलेटर का काम या तो ये होता है कि हम लोग तो ये पढ़े हैं कि या तो हीट को ये बाहर नहीं जाने देगा या बाहर के हीट को अंदर नहीं आने देगा। तो ये इंसुलेशन का काम करता है फैट ग्लोब्यूल्स, जो स्किन और इंटरनल ऑर्गन्स के बीच में पाए जाते हैं। काफ़ी फैट की मात्रा होती है वहाँ पर भरी होती है, वो एडिपोज कनेक्टिव टिश्यूज़ कहलाता है। नेक्स्ट है एरियोलर टिश्यू। ये एरियोलर टिश्यू पाए जाते हैं स्किन और मसल्स के बीच में। ये नर्व्स में भी पाए जाते हैं, ब्लड वेसल्स में भी पाए जाते हैं और बोन मैरो में भी एरियोलर टिश्यूज़ पाए जाते हैं। इनका फंक्शन क्या होता है? इट सपोर्ट इंटरनल ऑर्गन्स, हेल्प इन द रिपेयर ऑफ द टिश्यू। इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट करना, साथ साथ जो टिश्यूज़ डैमेज हो गए हैं उसका रिपेयरिंग का काम ये एरियोलर टिश्यू करते हैं। तो ये 1 2 3 4 5 तरह के कनेक्टिव टिश्यूज़ के बारे में मैंने डिस्कस किया। पहला ब्लड एक इम्पॉर्टेंट कनेक्टिव टिश्यू है, सेकेंड बोन, थर्ड कार्टिलेज, फोर्थ एडिपोज टिश्यू और फिफ्थ जो है एरियोलर टिश्यू जो हमारा बॉडी का कनेक्टिव टिश्यूज़ है। तो नेक्स्ट अब हम डिस्कस करते हैं मस्कुलर टिश्यूज़। रेज करते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा मस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, सॉरी मस्कुलर एनिमल टिश्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। मस्कुलर एनिमल टिश्यूज़ यानी मस्कुलर टिश्यूज़ जो होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, एक स्ट्रिएटेड, सेकेंड स्मूथ और थर्ड कार्डियक। अब मस्कुलर टिश्यूज़ जो होते हैं ये इलोंगेटेड होते हैं यानी लंबे होते हैं, सेल्स जो मसल फाइबर के बने होते हैं। रेस्पॉन्सिबल फॉर मूवमेंट इन आवर बॉडी, हमारे शरीर में मूवमेंट करने, हमारे बॉडी के मूवमेंट में ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, यानी मसल सेल्स जो होते हैं ये मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मेड ऑफ ए स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स कॉल्ड कंट्रेक्टाइल प्रोटीन्स, एक विशेष तरह के प्रोटीन्स के बने होते हैं जिसे कंट्रेक्टाइल प्रोटीन्स कहते हैं, जो कंट्रेक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करता है, जिसके कारण हमारे बॉडी के अंदर मूवमेंट होता है। यानी ये कंट्रेक्टाइल प्रोटीन एक स्पेशल टाइप के प्रोटीन से बने होते हैं जो कंट्रैक्ट्स और रिलैक्स करने में हेल्प करता है, जिसके कारण ही बॉडी में मूवमेंट होता है। तो ये स्पेशल प्रोटीन्स कंट्रेक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं। अब हमारे बॉडी के अंदर 2 तरह के मूवमेंट होते हैं, एक मूवमेंट जो हमारी इच्छा के अनुसार होता है और एक मूवमेंट जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता है। तो जो हमारी इच्छा के अनुसार होता है उसको वॉलेंट्री मूवमेंट कहते हैं या वॉलेंट्री मसल्स भी कहते हैं। वॉलेंट्री मसल्स जो होते हैं वॉलेंट्री मूवमेंट करते हैं, और जो हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होता है, हमारी विल के अनुसार नहीं होता है, हमारी कॉन्शियस के अनुसार नहीं होता है, उसको इनवॉलेंट्री एक्शन कहते हैं, इनवॉलेंट्रीज मूवमेंट करते हैं। जैसे अब देखिए वॉलेंट्री मसल्स जो होता है वो स्ट्रिएटेड मसल्स में होता है, बाकी स्मूथ और कार्डियक मसल्स में इनवॉलेंट्री मूवमेंट होता है। एक और है कि स्केलेटल मसल्स जो होते हैं अटैच होते हैं बोन से, जो हेल्प करते हैं मूवमेंट में। स्केलेटल मसल्स भी पाए जाते हैं जो बोन्स के साथ अटैच रहते हैं और जो हमारे बॉडी को चलने फिरने में हेल्प करते हैं। तो इतने, अब हम आ जाते हैं स्ट्रिएटेड मसल्स के बारे में। स्ट्रिएटेड मसल्स जो होते हैं स्ट्रिएशन के रूप में ऐसे बैंड लाइक ऐसे लंबे लंबे होते हैं और इस पर स्ट्रिएशन होते हैं इस टाइप का। ये लाइट और डार्क बैंड्स इसमें स्ट्रिएटेड मसल्स पे पाए जाते हैं, इसीलिए ये घुमा हुआ था, स्ट्रिएटेड होते हैं, इसी को स्ट्रिएटेड करते हैं। जब माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो ये लाइट और डार्क बैंड हमें दिखाई देते हैं, इसी कारण इसका नाम स्ट्रिएटेड मसल्स रखा गया। सो इट इज़ कॉल्ड स्ट्रिएटेड मसल्स। और स्ट्रिएटेड टिश्यूज़ ये लंबे होते हैं, सिलिंड्रिकल होते हैं, अनब्रांच्ड होते हैं एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, एक से ज़्यादा न्यूक्लियस इसमें पाए जाते हैं। स्मूथ मसल्स जो होते हैं ये इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं, जितने स्मूथ मसल्स है वो इनवॉलेंट्री मसल्स होते हैं, जो हमारे बॉडी के एलिमेंट्री कैनाल, आइरिस ऑफ द आई, आँख की पलक
यूरेटर्स, ब्रांच ब्रोंकी ऑफ लंग्स, लंग्स के ब्रोंकी में पाए जाते हैं। तो वॉलेंट्री हमने समझा है कि जो हमारी इच्छा के अनुसार होता है, जैसे हम चाहते हैं कि हम चले तो चल लेते हैं, तो ये वॉलंटरी एक्शन हो गया, वॉलंटरी मूवमेंट हो गया। लेकिन हार्ट को आप कहिए कि 10 मिनट रुक जाइए, रुकेगा? वो इनवॉलेंट्री है, आपकी इच्छा पर डिपेंड नहीं करता है। आँख की पलक को कहिए कि आप थोड़ी देर के बाद झुकिएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता है। तो कुछ ऐसे मोमेंट हैं बॉडी के अंदर जिसको आपकी इच्छा के अनुसार नहीं है, जो आपकी इच्छा के अनुसार नहीं है वो इनवॉलेंट्री मोमेंट कहलाती है, और वो इनवॉलेंट्री मसल्स के द्वारा होता है। जैसे कि डाइजेशन को आप रोक नहीं सकते, जो फूड मटेरियल का डाइजेशन होता है, तो एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो डाइजेशन होता है वो इनवॉलेंट्री मसल्स के द्वारा किया जाता है। आइरिस ऑफ द आई, आँख की जो पलक होती है वो भी आप नहीं रोक सकते, वो अपने आप ऑटोमेटिक होते रहती है, ये भी इनवॉलेंट्री मसल्स के द्वारा, यानी इनवॉलेंट्री एक्शन से इनवॉलेंट्री मूवमेंट है। यूरेटर्स और ब्रोंकी ऑफ लंग्स, जो हम सांस लेते हैं उसको, जो ब्रोंकी में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं, उसको भी हम कंट्रोल नहीं कर सकते। तो बॉडी के अंदर बहुत सारे ऐसे मोमेंट है जो इनवॉलेंट्री मसल्स और वॉलेंट्री मसल्स के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं। ये जो स्मूथ मसल्स होते हैं लंबे होते हैं, पॉइंटेड इन होते हैं, इस टाइप का। इसके इंड पॉइंटेड होते हैं। स्पाइंडल शेप्ड, एक लंबा, जैसे लगेगा कि जैसे कोई चीज़ बंधा हुआ है, उस तरह के बंडल टाइप का स्ट्रक्चर दिखाई देता है। यूनिन्यूक्लिएटेड, एक ही न्यूक्लियस पाए जाते हैं, और अनस्ट्रिएटेड, इसमें स्ट्रिएशंस यानी बैंड्स नहीं पाए जाते हैं। ये अनस्ट्रिएटेड होता है स्मूथ मसल्स, यानी काफ़ी चिकना होता है। नेक्स्ट हमारा कार्डियक मसल्स है। कार्डियक मसल्स हार्ट में पाया जाता है। ये स्पेसिफिक मसल्स है जो कंट्रेक्शन और रिलैक्सेशन में हेल्प करता है। हार्ट के, आप जानते हैं कि हार्ट के कंट्रेक्शन के द्वारा और रिलैक्सेशन के द्वारा ब्लड को पंप किया जाता है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक, और फिर ब्लड को कलेक्ट करके डिफरेंट पार्ट से हार्ट तक पहुंचाया जाता है ऑक्सीडेशन के लिए। तो ये कार्डियक में स्पेशल टाइप के मस्कुलर टिश्यूज पाए जाते हैं जो कभी नहीं रुकते हैं, यानी ये भी इनवॉलेंट्री होते हैं, अगर रुक जाएं तो डेथ हो जाएगा। तो ये शेप में कैसे होते हैं? सिलिंड्रिकल होते हैं, ब्रांच्ड होते हैं, और यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है सेल के अंदर। और कार्डियक मसल्स इस तरह के इरेगुलर होल लाइफ तक अपना फंक्शन एक लगातार करते रहते हैं, टू बर्थ से टिल डेथ तक ये फंक्शन करते रहते हैं। अब नर्वस सिस्टम के बारे में देखिए। नर्वस सिस्टम में नर्व सेल्स पाए जाते हैं जो हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट तक फैले होते हैं। नर्व सेल्स के सबसे छोटे यूनिट जो होता है न्यूरॉन्स कहलाता है, या नर्व सेल्स कहते हैं। जैसे जहाँ अंतिम पॉइंट होगा वहाँ भी नर्व सेल्स पर फैला होगा पूरे बॉडी में, और वहाँ से जो स्टिमुली होते हैं, जो स्टिमुलेशन होता है, कोई भी इन्वायरमेंटल इफेक्ट होता है, तो उसको वो कलेक्ट करके किसको देता है? ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, नर्व्स या न्यूरॉन इसको कहते हैं। यही स्टिमुली को कलेक्ट करता है। तो न्यूरॉन या नर्व सेल्स जो होते हैं जो पूरे बॉडी के अंदर फैले रहते हैं, और कोई भी बॉडी के अंदर अगर किसी तरह की भी हैपेंस होती है
तो वो उस इंफॉर्मेशन को उस स्टिमुली के रूप में चेंज करके स्पाइनल कॉर्ड को भेज देते हैं, और स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, ब्रेन को भेज देता है, और ब्रेन उधर से क्या सूचना देता है, किस तरह का एक्शन करता है, कोई भी रेस्पॉन्स जो होता है वो फिर स्पाइनल कॉर्ड को देता है, स्पाइनल कॉर्ड डायरेक्ट मसल सेल्स को देता है, और मसल सेल्स उस पार्ट तक अपना इफेक्ट करता है। तो इस तरह से फंक्शन होते रहते हैं। अब ये हमारा न्यूरॉन्स, तो ये भी नर्वस सिस्टम भी पूरा एक कनेक्टिव टिश्यूज़ है, एक एनिमल टिश्यूज़ है जो हमारे बॉडी के अंदर डिफरेंट पार्ट से इम्पल्सेस को या स्टिमुली के कलेक्ट करता है, और कलेक्ट करके हमारे ब्रेन को देता है, और ब्रेन जो भी रिस्पॉन्स होता है वो स्पाइनल कॉर्ड को देता है, स्पाइनल कॉर्ड नर्व्स को देते हैं, नर्व से न्यूरॉन्स में पहुंचता है, मसल्स को देता है, मसल्स जिस तरह का एक्शन करना होता है करते हैं। जैसे हमें मान लो कि कोई किसी ने चींटी काट लिया, तो चींटी काट लिया तो क्या करते हैं, दो तरह के एक्शन करते हैं, या तो हाथ को खींच लेते हैं। तो कौन कहा कि हाथ को खींच लेते हैं, ब्रेन कहता है। जैसे हमें कुछ थोड़ा सा भी तकलीफ होती है तो हट जाते हैं, हाथ से खींच लेते हैं। दूसरा, अगर ब्रेन कहता है, मसल सेल्स को ये आदेश देता है कि आप उसको एक झप्पर लगा दीजिए, तो झप्पर लगा देते हैं। तो ये सारे जो कंट्रोल है वो हमारे नर्वस सिस्टम के द्वारा ही कंट्रोल किए जाते हैं, और ये नर्वस सिस्टम भी एक इम्पॉर्टेंट एनिमल टिश्यूज़ है। अब देखते हैं कि न्यूरॉन्स कैसे होते हैं, जो न्यूरॉन फाइबर यानी जो नर्व्स कैसे, नर्व सेल्स कैसे होते हैं। ये यहाँ पर डेंड्राइट निकला रहता है, ये भी डेंड्राइट होता है नर्व सेल्स के, ये भी डेंड्राइट है जो इम्पल्सेस को कलेक्ट करता है, ये डेंड्राइट है, ये न्यूक्लियस है। ये डेंड्राइट्स डेंड्राइट्स होता है, आगे चल के पार्ट्स वाइज एक्सॉन में डिवाइड कर जाता है। इस पार्ट को एक्सॉन कहते हैं, एक्सॉन, और फिर एक्सॉन कंबाइन करके फिर डिफरेंट, ये नर्व एंडिंग कहलाता है। नर्व एंडिंग, ये आपका सेल बॉडी हो गया। तो इस तरह से ये न्यूरॉन का एक पिक्चर है। जो न्यूरॉन सबसे छोटी इकाई है, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का, और इसके जो स्ट्रक्चर्स हैं ये हैं, नर्व एंडिंग्स होते हैं लास्ट में, जो एक दूसरे फिर नर्व से जुड़ जाते हैं। एक्सॉन्स पाए जाते हैं इसमें, जो बीच का गैप पाया जाता है, बीच के गैप को साइनॉप्स कहते हैं, जो इम्पल्सेस को कलेक्ट करता है। पूरे न्यूरॉन्स जो हैं इम्पल्सेस को कलेक्ट करते हैं, जो पूरे बॉडी के अंदर स्किन के नीचे फैले रहते हैं। ये सेल बॉडी है, ये न्यूक्लियस है, ये डेंड्राइट है, फिर डेंड्राइट से सेल बॉडी दूसरे पार्ट्स में जुड़ जाते हैं। इस तरह से हमारा नर्वस सिस्टम पूरे कंप्लीट होता है हमारे बॉडी के अंदर। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हमने एनिमल टिश्यूज़ के बारे में डिस्कस किया। अगर आपको किसी तरह का कमेंट है तो हमें हमारे चैनल पर ये कमेंट डालते रहिए। साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।